इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में अमेरिका के बाद अब ईरान भी खुलकर सामने आ गया है, जिससे ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है बल्कि इसके असरात आलमी मईशत पर पड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। और आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% तक का इजाफा देखा गया, जबकि सोने की कीमत 2.5% तक बढ़ गई थी। और जंग जारी रही तो आने वाले दिनों में आलमी मईशत पर मजीद असरात पड़ सकते हैं, आलमी अमन पर इसके असरात पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का इशारा देते हुए शुमाली गजा के शहरियों को 24 घंटे में जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी करने का अल्टीमेटम दिया हुआ है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने गजा की जख्मियों और बीमारों के लिए मौत की सज़ा करार दिया है। इस सूरत हाल में आलमी ताकतें आमने सामने आई हुई हैं। मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक कशमकश का शिकार हैं। अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है, अस्करी इमदाद कर रहा है और पिछले 2 दिन में अमरीका के 2 आला तरीन ओहदेदारों ने इसराइल का दौरा किया है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अचानक लेबनान पहुँच गए हैं। पहले कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँचे थे, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन इसराइल पहुंच गए हैं और इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया है और कहा है कि यह गैर जानिबदारी का वक्त नहीं है। पेंटागन इसराइल को मजीद फौजी इमदाद भेजने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ परसों ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ते के बाद अचानक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान लेबनान पहुंच गए हैं और आज उन्होंने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बेरूत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से गजा का मुहासरा और वहाँ के शहरियों पर हमले जारी रहे तो तेहरान की हिमायत याफ्ता तंजीमें इसराइल के खिलाफ जंग में एक नया मुहाज खोल सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंगी जराइम और इंसानी इमदाद की बंदिश की इस सूरत हाल में दीगर मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से कोई भी फैसला और इम्कान यकीनन मुमकिन है। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात में तारीखी वाक़यात और डेवलपमेंट्स को सामने रखकर हर एक को जो जिम्मेदारियां और पोजीशंस लेने की ज़रूरत है उस पर गौर किया गया, जबकि हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर ने धमकी दी है कि वो इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। और ये याद रहे कि हमास और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद लेबनान और इसराइल की सरहद पर भी कशीदगी जारी है। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस की कई झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें हलाकतें भी हुई हैं और इस वक्त भी इसराइल ने बख्तरबंद गाड़ियाँ, जंगी साजो सामान और फौजी अहलकार लेबनान की सरहद पर पहुंचा दिए हैं। इसराइली दिफाई फोर्सेस का कहना है कि एक धमाके से लेबनान के साथ इसराइल की सरहद लगी हुई सिक्योरिटी बाड़ को नुकसान पहुंचा है। लेबनानी इलाके की तरफ से तोपखाने से फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा इसराइल मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है कि हिजबुल्लाह ने फ़लस्तीनी जंगजुओं को अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से इसराइल पर हमले करने की इजाज़त दी हुई है। मशरिक़ वस्ता में जंग के खदशात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इसराइल ने 6 दिन से गजा का मुकम्मल मुहासरा करके हर चीज़ बंद की हुई है और साथ ही बमबारी भी जारी रखी हुई है और अब ये इशारा भी दे दिया है कि वो गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है और गजा पर दोबारा काबिज हो सकता है। इसराइल की तरफ से कल गजा के शहरियों को एक अल्टीमेटम दिया गया कि गजा के शुमाल में रहने वाले 11 लाख अफराद 24 घंटों के अंदर जनूबी इलाकों की तरफ नकल मकानी करें। इसराइली फोर्सेस ने गजा के शहरियों से कहा है कि गजा जंग का मैदान बन चुका है। हमास के जंगजू गजा शहर के अंदर मौजूद टनल्स में छुपे हुए हैं, इसलिए वहां के शहरी अपनी हिफाजत के लिए जनूब की तरफ नकल मकानी करें। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि शुमाली गजा के शहरी उस वक्त दोबारा वापस आ सकते हैं जब इस हवाले से दूसरा ऐलान किया जाएगा, लेकिन कोई भी शख्स इसराइली सरहद के साथ लगी हुई बाड़ की तरफ ना जाए। इसराइली फोर्सेस के इस ऐलान से इशारा मिल रहा है कि वो गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर गजा पर दोबारा कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन हमास ने फ़लस्तीनी शहरियों से कहा है कि इसराइली आर्मी की धमकी एक झूठा प्रोपेगेंडा है, लिहाजा गजा के शहरी अपना इलाका ना छोड़ें और इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दें। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली वार्निंग पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी नकल मकानी नामुमकिन है और इसके तबाहकुन इंसानी नताइज निकल सकते हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि कल शाम को इसराइल की तरफ से डेडलाइन दिए जाने की खबर आई थी, जिसके बाद 24 घंटे वैसे भी गुजर चुके हैं और आज जब खुद इसराइली वज़ीर दिफा से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने 24 घंटे की डेडलाइन का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जो चाहते हैं कि उनकी जान बच जाए तो उन्हें जनूबी गजा की तरफ जाना होगा। इसराइल की यह धमकी इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि गजा की कुल आबादी ही 22 लाख है और वैसे ही गजा को दुनिया की
गुंजान तरीन आबादी करार दिया जाता है, क्योंकि ये 22 लाख की आबादी बहुत छोटी सी पट्टी पर रहती है। ऐसे में 11 लाख अफराद इतने कलील वक्त में और बमबारी की सूरत हाल में गजा के दूसरे हिस्से की तरफ नकल मकानी कैसे कर सकते हैं। गजा कितना गुंजान आबाद है, इस बात का अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि इस्लामाबाद का कुल रकबा 906 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख है। यानी दोनों शहरों की आबादी बराबर है, मगर गजा का रकबा इस्लामाबाद का 1/3 है, जो कि 365 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और अब इसराइल चाह रहा है कि गजा की आधी आबादी अपने घरों को छोड़कर गजा के जनूबी हिस्से की तरफ चली जाए, क्योंकि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन चाहता है और इसका हदफ हमास का टनल्स का यानी कि सुरंगों का नेटवर्क है, जिसके बारे में इसराइल का दावा है कि हमास ने गजा में सुरंगों का एक शहर आबाद किया हुआ है, जहां से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। इसराइल पहले भी दावा करता रहा है कि उसने हमास के इन सुरंगों को निशाना बनाया है, उन्हें तबाह किया है, लेकिन ये सुरंगें आज तक बरकरार हैं, जिन्हें आज भी हमास अपने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन टनल्स का नेटवर्क आखिर क्या है, ये सुरंगें क्या हैं, इस हवाले से खुद हमास ने कुछ साल पहले 3 सहाफ़ती इदारों को वहाँ तक रसाई दी थी और ये सुरंगें दिखाता रहा और बताता रहा कि वो इसराइल पर हमलों, इसराइली फ़िज़ाई हमलों से बचने और इस असलहे की तरसील के लिए इनका इस्तेमाल करते आए हैं। ये सुरंगों का वो नेटवर्क है जो इस वक्त इसराइली फोर्सेस का हदफ है, जिसे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। इसराइल को ये भी खदशा है कि हमास ने इसराइल समेत दीगर ममालिक के यरगमालियों को भी इन सुरंगों के अंदर रखा हुआ है। अलबत्ता खुद हमास ने आज बयान जारी किया है कि गजा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 24 घंटों में 13 यरगमाली भी मारे गए हैं। इसके अलावा 7 दिन से जारी इसराइली बमबारी से अब तक 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली फोर्सेस अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बना रही हैं। इसराइली हमलों में तकरीबन 1800 अफराद की अमवात हो चुकी है, जबकि 6388 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गजा में बिजली, पानी, खुराक और ईंधन की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़ख्मियों के इलाज की सहूलियात बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पतालों पर 34 हमले हो चुके हैं। फौरी तौर पर ईंधन ना मिला तो अस्पतालों में सारा काम रुक जाएगा। अद्वियात की शदीद किल्लत हो जाएगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। और सबसे तशवीश की बात यह है कि इसराइल गजा और लेबनान में की जाने वाली बमबारी में सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल कर रहा है, जो इंसानों और किसी भी चीज़ को जला कर रख देता है। आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी तस्दीक कर दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उसने लेबनान और गजा में 10 और 11 अक्टूबर के इसराइली हमलों की फुटेज की जांच पड़ताल के बाद सफ़ेद फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की तस्दीक की है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक वाइट फास्फोरस उस वक्त जलता है जब उसका ऑक्सीजन से सामना होता है, और ये उस वक्त तक जलता रहता है कि जब तक ऑक्सीजन से अलग नहीं हो जाता। वाइट फास्फोरस का केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा गर्मी, रोशनी और धुआं पैदा कर सकता है। इंसानों को छूने पर यह उनकी हड्डियों तक को जला सकता है और इलाज के बाद भी ये इंसानी आज़ा को मुतासिर कर सकता है और जिस्मानी माजूरियों का बाइस बन सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजीद कहा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक गजा में सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल शहरियों के लिए ख़तरे में इजाफा करता है और ये शहरियों को गैर ज़रूरी ख़तरे में डालने से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इतने गुंजान आबाद इलाके में इतने ख़तरनाक ममनुआ हथियार का इस्तेमाल अंदाज़ों से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरी जानिब हमास के इसराइल पर हमलों में मरने वालों की तादाद 1300 हो गई है और 3400 ज़ख्मी हैं। इसराइल समेत दुनिया अब भी परेशान है कि हमास ने इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी जिसने इसराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इस हवाले से खुद हमास ने इस ऑपरेशन की तैयारी की वीडियोस जारी की हैं, जिनमें नजर आ रहा है कि हमास ने हमले की तैयारी इसराइल की नाक के नीचे की थी। अमरीकी टीवी CNN ने इन वीडियोस का जायजा लेकर खुद तज्जिया किया है कि गजा की पट्टी में हमास ने 6 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए थे, जिनमें से एक कैंप सरहद पर इसराइली फौज से सिर्फ 720 मीटर की दूरी पर था। देखिए हमास ने किस तरह इस ऑपरेशन की तैयारी की। इसराइल पर हालिया हमले की तैयारी से मुत्तल्लिक खुद हमास की तरफ से जारी की गई वीडियोस खौफनाक तफसीलात बता रही हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि साल उन हमलों की तैयारी की गई जो हफ्ते के दिन हमास ने इसराइल पर बिल्कुल उसकी नाक के नीचे किए। जब हमास की तरफ से जारी की गई इन वीडियोस का CNN ने जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि गजा की पट्टी में ही हमास ने 6 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए थे, जिनमें से एक कैंप इसराइली फौज की बड़ी तादाद की निगरानी में इंतहाई महफूज सरहद
सरहद से 720 मीटर की दूरी पर था और उस कैंप में हमास ने एक इस्राएली तर्ज का कंपाउंड बनाया हुआ था जिसमें इसराइल की बटालियन का निशान तक बना हुआ था। वीडियोस ये भी दिखा रही हैं कि इसराइल में हमास के जंगजू कैदियों को तहवील में लेने की प्रैक्टिस तक करते थे, जिसमें फर्जी इसराइली कैंप में मौजूद फर्जी कैदियों को तहवील में लेकर उनके हाथ बांधने की प्रैक्टिस करना भी शामिल था। सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर ये बताती हैं कि ये कैंप गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान बनाए गए, जबकि गजा के जनूबी हिस्से में मौजूद 2 लोकेशंस पर हमास ने अपने पैराग्लाइडर्स के जरिए हमले की तैयारी भी की, जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग की मशकें की जाती थी। जब CNN ने इन तमाम 6 मुकामात की गुज़िश्ता 2 साल की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर का जायजा लिया तो उसमें इसराइली फौज की तरफ से किसी भी एक्शन की निशानदेही तक नहीं हुई, बल्कि हमास के कुछ ट्रेनिंग कैंप्स ने आसपास के इलाकों में अपना दायरा-कार मजीद बढ़ा दिया और गुज़िश्ता कई माह से इन कैंप्स में मुसलसल सरगर्मियां जारी थी। दंग कर देने वाले इन इंकशाफात से ये सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हमास ने इतनी खुलेआम ट्रेनिंग की और वो भी इसराइली सरहद के बिल्कुल करीब और इतने लंबे अरसे तक, और क्यों इसराइली हुकाम इसका पता लगाकर हालिया हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। Israeli officials were unable to pick up on and prevent the October 7th attack. और अब से कुछ देर पहले ये खबरें सामने आई कि इसराइली फोर्सेस का एक दस्ता गजा में दाखिल हो गया है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि ये दस्ता यरगमालियों की मौजूदगी के मकामात पर जाने के लिए भेजा गया था, मगर अब ये दस्ता वापस आ गया है और इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इस रेड के दौरान गजा में मौजूद कुछ जंगजुओं को मारा गया है। इसके अलावा आलमी मीडिया अब तक हैरान है कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारे इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और तैयारी से कैसे बेखबर रहे और गजा में हमास को फंडिंग कहां से और कैसे आती रही है। इस हवाले से जहां इसराइल के इंटेलिजेंस फेलियर पर तनकीद हो रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं, तो वहीं इसराइल की तरफ से इस हमले के पीछे ईरान का हाथ करार दिया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ईरान ने हमास की माली और अस्करी मदद की है। आज इसराइली वज़ीर दिफा से जब सवाल हुआ कि हमास के हमले में ईरान के मुलविस होने का कोई सबूत मिला है तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आइडिया एक ईरानी आइडिया है। हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान एक ही हैं। ताहम अमरीकी हुक्काम ईरान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उर्दन में फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात के बाद कतर पहुंचे हुए हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह सूरत हाल बढ़ रही है और जिस तरफ जा रही है, इस ज़ाहिर अमेरिका मुकम्मल तौर पर साथ खड़ा है, उनके सेक्रेटरी ख़ारजा आते हैं, सेक्रेटरी दिफा आते हैं इसराइल, मगर साथ ही ईरान की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा का लबनान जाना, हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करना, हमलों के हवाले से एक सख्त स्टेटमेंट देना, क्या सूरत हाल खित्ते की जंग की तरफ जा रही है खुदा न खास्ता? देखिए, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है खित्ते के अंदर जंग का। ये मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी जंग हो सकती है। ये पिछली जो गाज़ा से इजराइल गाज़ा, इजराइल हमास की जो लड़ाइयाँ हमने देखी हैं, जंगें देखी हैं 2008 से लेके ये पिछले हफ्ते तक, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि एस्केलेशन जो हमास ने किया है ना, जिस लेवल की कार्रवाई की है, और फिर ये अचानक उनके पास ट्रेड क्राफ्ट नहीं आया है, ये जो है कहीं से आया है, और जाहिर है इसमें ईरान मुलव्वस है, हिज़्बुल्लाह भी मुलव्वस है। तो ये अब अगर आप इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब वो मतलब पिछले जुमे पे वापस जाना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। देयर इज नो गोइंग बैक। अब हालात ऐसे हैं कि इतने लोग मारे जा चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि कम से कम गाजा के अंदर, गजा की पट्टी के अंदर हमास जो है, सॉरी इसराइल जो है, वो हमास के खिलाफ रेजीम चेंज करने के चक्करों में। तो लेकिन देखना ये है कि ईरान का क्या मूव होगा। कुछ खबरें आ रही हैं कि हिज़्बुल्लाह ने दोबारा से कोई रॉकेट फायर किया है, कुछ दिन पहले भी किया था। तो हालात जो है वो खासे बेकाबू हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है क्लोजली। ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। साहब, और ये भी बताइएगा कि सऊदी अरब की तरफ से अब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले ही क्राउन प्रिंस ने इंटरव्यू दिया, अमरीकी चैनल को बात की कि करीब आ रहे हैं इसराइल और सऊदी अरब। अमरीका की तरफ से एक प्रपोज प्लान है, मगर उन्होंने पैलेस्टाइन के मसले की भी बात की कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला भी अपनी जगह पर हल हो और वो बहुत अहम है। नॉर्मलाइज हो रही थी सिचुएशन, आगे बढ़ रही थी सिचुएशन, आपको लगता है उसको ब्रेक लग गया है या आर्जी तौर पर ही ब्रेक लगा है? देखें, कितनी देर का ब्रेक लगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी दूर आकर तो फिर से जो है मतलब ये कोई मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो गया जो है सिलसिला।
लेकिन फिल वक्त जो है आई डोंट थिंक एनीबडी कोई इस पोजीशन में है कि वो उस मौजू के ऊपर बात कर सके। देखें, इस चीज को जानबूझ के टॉर्पीडो किया गया है। ये हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलके उस पूरे प्रोसेस को टॉर्पीडो किया है। तो ये अब जो है बड़ी सीरियस नौइयत की सिचुएशन है। जो अमरीकी बिहेवियर है, जो इसराइली बिहेवियर है, वो इस चीज की निशानदेही कर रहा है। और फिर देखें, इजिप्ट को भी बहुत ज्यादा खदशात हैं कि अगर जो है रेफ्यूजीज उनके मुल्क में आ जाएं तो फिर क्या होगा। सो ये जो है अब सिचुएशन, और फिर वेस्ट बैंक के अंदर अगर जो है ये चीज फैल जाती है तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। उर्दन के जो बादशाह हैं वो जो है ना वहाँ पे परेशान बैठे हुए हैं। तो ये आई थिंक कि जो पीस प्रोसेस था वो जो है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर जो है वो यूं समझिए कि वो एक पॉज बटन लग गया है, क्योंकि इस वक्त जो इमीडिएट इशू है वो ये है कि इसराइल का इम्पेरेटिव है हमास को अपना रिस्पॉन्ड करना, और दूसरी जानिब जो ईरान, हिजबुल्लाह और हमास का इत्तेहाद है उनका इम्पेरेटिव ये है कि किसी तरीके से ये जो भी कार्रवाई इसराइल करता है उसको उसके अंदर बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना।